कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो आप लोगों ने देख लिया होगा, आपके साथी लोगों ने देख लिया होगा। आज जो है इसी टॉपिक को मैं थोड़ा बैक में ले जाते हुए आपको विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। वैसे तो ये विश्व युद्ध का टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन विश्व युद्ध को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्व युद्ध से जो है ये शीत युद्ध जुड़ा हुआ भी है और एक इतिहास की थोड़ी हमें बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि विश्व युद्ध का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। सभी बोलते हैं विश्व युद्ध विश्व युद्ध, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि वास्तव में विश्व युद्ध होता क्या है सही मायने। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो विश्व युद्ध का मतलब जो है एक तरह से यही कहेंगे कि जब यदि पूरा विश्व एक युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, मतलब पूरा विश्व ही जो है आपस में लड़ने लग जाए, तो उसी को हम विश्व युद्ध कहेंगे। और ऐसा हुआ भी है। अब प्रश्न ये आता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि पूरा का पूरा विश्व ही जो है युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो गया और पूरा का पूरा विश्व ही एक विश्व युद्ध के लिए के दौर के अंदर प्रवेश कर गया और पूरा का पूरा विश्व ही उसके अंदर एक तरह से झुक गया और नुकसान उठाना पड़ा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ बच्चा, ऐसा 2 बार हुआ अभी तक। हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बात आती है कि भाई ये विश्व युद्ध होता क्या है, कैसे जो है पूरी दुनिया इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हुई। इसको हम समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, हमें भूतकाल में जाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा करीब 16वीं शताब्दी की, 16वीं 17वीं शताब्दी को हमें देखना पड़ेगा। 16वीं 17वीं शताब्दी जो थी, उस दौरान क्या हुआ, यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब यह था कि जो सामान पहले लोग बाग हाथों से बनाते थे, छोटे मोटे औजारों से तैयार किया करते थे, औद्योगिक क्रांति के दौरान वो सारा माल उद्योगों, फैक्ट्रियों, कल कारखानों और उस समय की आधुनिक मशीनों के द्वारा होने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप के देशों के अंदर वह माल काफी ज्यादा मात्रा में बनने लगा। और यह बात है करीब 15वीं 16वीं शताब्दी की। 15वीं 16वीं शताब्दी से मतलब एक तरह से यह कह सकते हैं हम कि जो है 1400 1500, मतलब 1500 ईस्वी से ये काम शुरू हो गया। 1516 के आसपास, मतलब 1500 शताब्दी कह लो, 1600 शताब्दी कह लो, यहाँ से ये लगभग जो है प्रक्रिया शुरू हो गई। और यूरोप के अंदर कौन से देश हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो यूरोप के देश थे, पुर्तगाल हो गया, पोलैंड हो गया, इटली हो गया, ये जो यूरोप के देश थे, वहां पर सामान जो है वो उद्योगों की मदद से ज्यादा मात्रा के अंदर बनने लग गया, ज्यादा मात्रा के अंदर तैयार होने लग गया। अब सीधी सी बात थी कि जब ज्यादा मात्रा में उनका माल बनने लग गया तो वो उतना माल तो जो है कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, खर्च कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको अपना माल बेचने के लिए कोई बाजार चाहिए था, कोई मंडी चाहिए थी, जहां पर वो ज्यादा मात्रा में उस बने हुए माल को बाजार में बेच सके। दूसरी बात, यूरोप के महाद्वीप के अंदर जनसंख्या भी कम थी, वहां इतनी खपत भी नहीं थी, माल ज्यादा बन गया, तो उसको बेचने के लिए कोई ना कोई उन्हें बाजार चाहिए था जहां वे अपना मुनाफा भी कमा सकें और अपने रोजगार को भी चला सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकें। तो ऐसी स्थिति के अंदर यूरोप के देश दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जाने लगे, अलग अलग देशों की खोज करने लगे और अपने माल की सप्लाई करने लगे और व्यापार करने लगे। इसी दौर के अंदर उन्होंने, यूरोप के देशों ने अमेरिका की खोज करी, भारत के भी जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज करी जिसकी की मदद से व्यापार किया जा सके। अफ्रीका के कई देशों को अपने व्यापार मार्ग से जोड़ा, अफ्रीका के अंदर कई अपने व्यापारों को शुरू किया, जिसकी की वजह से
उनको कई दुनिया के कई देशों के अंदर बाजार मुहैया हुआ, बाजार मिला और उन्होंने अपना माल बेचना शुरू किया। धीरे धीरे चल करके उन यूरोप के देशों ने दुनिया के अन्य देशों के ऊपर पहले तो शुरुआत व्यापार से करी। पहले तो वहां जाकर व्यापार किया, अपना मुनाफा करना शुरू किया। ठीक है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी कि आप जो है दूसरे देशों में जाके व्यापार कर रहे हैं, आमदनी कर रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, यूरोप के देशों ने, उनकी भूख बढ़ती चली गई, उनका लालच बढ़ता चला गया और ऐसी स्थिति में उन्होंने उन देशों के ऊपर एक तरह से कहें कि उन देशों को साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके उन देशों को हड़पना शुरू कर दिया, उन देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और इसके अंतर्गत जो है भारत भी एक था। इंग्लैंड ने जो है भारत के ऊपर जो है राज किया, भारत को गुलाम बनाया, जैसा कि हमें पता है। जो हम 1947 के अंदर हम आजाद हुए उसके बाद तो जो है इंग्लैंड ने जो है उस प्रक्रिया के अंदर जो है भारत को गुलाम बनाया। इंग्लैंड ने उसी दौर जो है अमेरिका को भी गुलाम बनाया, भारत के कई जो पड़ोसी देश थे उसको भी गुलाम बनाया। तो इस प्रकार से जो है इंग्लैंड ने अपनी कई तरह से जो है उपनिवेश बनाए, कई देशों पे कब्जा किया, गुलाम बनाया, आए थे व्यापार करने और बाद में उन्हीं देशों को गुलाम बना करके उन पे शासन करने लग गए। इसी तरह से जो यूरोप के और देश थे, जैसे फ्रांस था, जर्मनी था, इन्होंने भी जो है दुनिया के अन्य देशों के ऊपर शुरू में व्यापार शुरू किया और उसके बाद उन देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, अनस्टेबल व्यापार शुरू किया और उनको गुलाम बनाना शुरू करा। तो इस प्रक्रिया के अंदर फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने, पुर्तगाल ने दुनिया के अलग अलग अनेक देशों के ऊपर राज करना शुरू कर दिया और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह से यूरोप का राज हो गया। यूरोप के अन्य अलग अलग देशों का जो है यूरोप के अलग अलग देशों का दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर उनका साम्राज्य स्थापित हो गया और उन्होंने उन पर राज करना शुरू कर दिया और उन देशों को गुलाम बना करके उनसे खूब अधिक उनका शोषण करने लगे और जो है अपने यहाँ पर धन इकट्ठा करने लगे। स्वाभाविक सी बात है, जब आप कहीं जो है लूट मचाओगे तो आपके घर तो समृद्ध होएगा ही, आपका घर तो भरेगा ही। तो उन देशों का घर में दौलत आने लगी और जो है वो जो है आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। अब धन जब आता है, पैसा जब आता है तो कुछ ना कुछ बुराई लेकर के आता ही, और जब वो पैसा धन जो होता है कोई गलत तरीके से आता है। एक आप सही तरीके से पैसा कमाओगे तो आपकी बुद्धि भी सही रहेगी और आप जो है उस पैसे को सही तरीके से खर्च करोगे तो उसमें सही मायने में समृद्धि आती है। लेकिन यदि कोई पैसा गलत तरीके से आता है और अतिरिक्त आपकी जो है मेहनत से ज्यादा आता है, गलत तरीके से कमाता है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है, वो कहीं ना कहीं दोष लाता है और वो कहीं ना कहीं जो है माहौल खराब करता है, शांति भंग करता है। ऐसा ही यूरोप के देशों के साथ हुआ। इन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन हम यदि यूरोप के महाद्वीप में देखें तो ये सारे के सारे यूरोप के देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपस में लगभग जो है इनकी सीमाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर इनके अंदर आपस के अंदर एक होड़ होने लगी। इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर एक तरह की होड़ होने लगी, जर्मनी में होड़ होने लगी कि हम ज्यादा पैसा कमाएं, हम ज्यादा पैसा कमाएं, हम ज्यादा पैसा कमाएं, और इन्होंने कमाया भी। अब सीधी सी बात है, मान लिया इंग्लैंड ने जो है ज्यादा पैसा कमा लिया, तो अब पैसा तो जब एक लिमिट से ज्यादा आ जाएगा तो अब उसको जो है व्यक्ति उसके बाद क्या करे, उसको जो है इनसिक्योर हो जाता है। कोई भी व्यक्ति होता है जब उसके पास एक लिमिट से ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो इनसिक्योर होगा और कि भाई मेरा ये पैसा कोई लूट ना ले। तो इंग्लैंड को भी ऐसा ही लगने लगा कि भाई जो मैं ये पैसा इतना कमा के लेके आ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो फ्रांस जो है, जो मेरा पड़ोसी देश है, वो मुझ पर आक्रमण करे और मुझे लूट ले। तो उससे बचने के लिए उनने क्या किया, फ्रांस से बचने के लिए हथियार खरीदने लगे। तो गोला बारूद वगैरह इनकी
इनको इकट्ठा करने लगे। अब फ्रांस के भी जो है गुप्तचर इंग्लैंड के अंदर घूमते रहते थे, इनके आपस में एक दूसरे के गुप्तचर घूमते रहते थे। फ्रांस को जब पता लगा कि भाई इंग्लैंड गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है, तो फ्रांस को भी डर लगा। फ्रांस ने सोचा कि भाई कल को मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, कल को इंग्लैंड अगर मुझ पे आक्रमण करे और मुझे जो है मेरे धन को लूट ले, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूं, मैं भी गोला बारूद इकट्ठा करूं, मैं भी हथियार इकट्ठा करूं। तो फ्रांस भी जो है हथियार इकट्ठे करने लगे। फ्रांस को देखे देखे जो उसका पड़ोसी जर्मनी था, उसको भी लगने लगा अरे इंग्लैंड और फ्रांस तो जो है हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये कहीं मिलके मेरे पे आक्रमण ना कर दे, मैं भी इकट्ठे करूं। तो कहने का मतलब जो है यूरोप के इन सभी देशों के अंदर हथियारों की होड़ शुरू हो गई। मतलब जो पैसा उन्होंने यहाँ पर लूट लूट के कमाया, उस पैसे से वो हथियार इकट्ठे करने लगे। अब सीधी सी बात है, बारूद का तो एक ही अंजाम है, फटना, तबाह करना, विस्फोट करना। अब इन्होंने जो है असला इकट्ठा कर लिया, बारूद इकट्ठा कर लिया और ज्यादा से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के इकट्ठे करने लगे कि भाई उसने अगर मान लिया अगर जो है एक नॉर्मल बंदूक करी है, तो मैं उससे ज्यादा एडवांस लेवल की बंदूक बनाऊं। अगर उसने जो है एक नॉर्मल तोप बनाई है, तो दूसरा देश सोचेगा मैं उससे ज्यादा एडवांस लेवल की तोप बनाऊं। मतलब एक तरह से जो है अपनी युद्धक जो टेक्नोलॉजी थी उसको इम्प्रूव करने के अंदर ये सारे देश जो है लग गए, और सारा का सारा जो पैसा था वो लूटने लग गए। जो लूट के आए थे वो उसको युद्ध के अंदर, सामग्रियों के अंदर, फौज को तैयार करने में उसमें लग गए। अब सीधी सी बात है, जब युद्ध की सामग्री तैयार हो गई, युद्ध का माहौल तैयार हो गया, एक दूसरे के को नीचा दिखाने लग गए, एक दूसरे के ऊपर जो है दबाव बनाने लग गए विश्व बिरादरी में, एक दूसरे के उनके व्यापारिक हित भी जो है टकराने लगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ। एक छोटी सी चिंगारी लगी और जिसने जो है विश्व युद्ध करा दिया, जिसके अंदर जो है वह जो विश्व युद्ध हुआ, वैसे तो वह विश्व युद्ध जो है मुख्य रूप से इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में स्टार्ट हुआ था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में स्टार्ट हुआ था। अब आप कहेंगे कि जब ये इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में ये विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो जो है पूरी दुनिया इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गई? तो बेटा दुनिया ऐसे इन्वॉल्व हो गई क्योंकि इंग्लैंड ने उस समय में, अच्छा पहला जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये सन 1915 से सन 1919 तक चला था। 1915 से लेकर के 1904 साल ये विश्व युद्ध चला था। तो हेलो सर। हाँ हेलो अर्चना बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। सर आप यूरोप के बारे में पढ़ा रहे हो, तो ये क्वेश्चन है कि जो यूरोप की उद्योग क्रांति थी ये कौन सी सन में हुई थी? बेटा यूरोप के अंदर तो जो है इंग्लैंड की क्रांति भी थी, फ्रांस की क्रांति भी थी, तो ये अलग अलग समय पे हुई थी, ठीक है। तो अभी मैं यूरोप की क्रांति के बारे में नहीं बता रहा, फ्रांस और इंग्लैंड की क्रांति के बारे में नहीं बता रहा, अभी मैं विश्व युद्ध के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सर आपने बोला था ना कि हाँ तो मैंने विश्व युद्ध आपने टॉपिक बोला। हाँ तो मैंने विश्व युद्ध के बारे में बोला था, विश्व युद्ध के बारे में बता रहा हूँ। यूरोप की क्रांति का सर जो एक है, और क्वेश्चन। हाँ सर एक और क्वेश्चन है मेरा। सर हाँ, आपने कल पढ़ाया था कि शीत युद्ध, तो सर ये जो शीत युद्ध था ये कौन कौन से देश के बीच में हुआ था और कौन सी सन में हुआ था और कब तक चला? हाँ मैंने तुम्हें बताया भी था, तुमने शायद दोबारा एक बार और सुन लेना वीडियो को। मैंने बताया था सन 1945 से लेकर के सन 1990 तक ये शीत युद्ध चला था, जो सन 1945 से 1990 तक चला था। और इसके अंदर जो है सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये शीत युद्ध था, ठीक है। सर किस वजह से चला था? वो किस वजह से चला था तो उस वीडियो को तुम दोबारा देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा किस वजह से चला था। सर मैंने वो देखी थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसमें। चलो और समझा देंगे, अभी आगे चलेंगे इसमें, अभी ये जो पढ़ा रहा हूँ इसको सुनो, फिर उसको और एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। हाँ तो जो है
उसको मैं बाद में और एक बार थोड़ा सा समझा दूंगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जो इसको मैं बता देता हूँ विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा। तो मैं बता रहा था कि जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के अंदर जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि इंग्लैंड और जर्मनी के दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पे उपनिवेश थे। मतलब इंग्लैंड और जर्मनी ने दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अपना राज स्थापित कर रखा था, उन देशों का गुलाम बना रखा था। तो उन गुलाम देशों को जो है जबरन अपनी फौज के अंदर भर्ती करना और उनको भी युद्ध के अंदर जबरन भर्ती करवा करके और उनको जो है अपनी सेना की तरफ से लड़वाने का काम इन देशों ने करवाया। तो जैसे मान लिया इंग्लैंड ने जो है भारत के ऊपर उस समय शासन कर रखा था। सन 1915 से सन 1919 के बीच में जब युद्ध हुआ तो इंग्लैंड का शासन भारत के ऊपर था। तो उस समय में इंग्लैंड की सरकार ने जबरन जो है एक तरह से भारत के लोगों को अपनी फौज के अंदर शामिल किया और यह लालच दिया कि हम आपके देश को आजाद कर देंगे, आप जो है अभी हमें बचा लो, अभी तो युद्ध चल रहा है हम पे, आप हमें बचा लो, आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सेना में भर्ती हो और हमारी तरफ से युद्ध लड़ो और हमें जिताओ। ऐसे ही जो है जर्मनी, फ्रांस जो और जो देश थे जिन्होंने अफ्रीका के देशों का गुलाम बना रखा था, उन्होंने भी जो है दुनिया के अन्य देशों के नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती करके और युद्ध के अंदर झोंक दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर इन यूरोप के देशों का जब शासन था तो इन्होंने दुनिया के उन सभी देशों को युद्ध के अंदर इन्वॉल्व कर दिया और वह विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया और उसके अंदर विश्व के अंदर वह विश्व युद्ध करीब 4 साल चला, जिसके अंदर काफी जानमाल की हानि। अब यह जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1919 में खत्म हुआ तो इसके अंदर इंग्लैंड जीत गया, जर्मनी हार गया। इंग्लैंड का गुट जीत गया और जर्मनी का गुट हार गया। अब जब इंग्लैंड जीत गया और जर्मनी हार गया तो उस दौरान क्या हुआ कि इंग्लैंड ने जर्मनी के ऊपर कई सारे जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, उसके ऊपर आर्थिक हर्जाना लगा दिया, उसके काफी बड़े जो खनन के क्षेत्र थे जहां पर की जो है खदानें थी, जो काफी जो है लोहा निकलता था, कोयला निकलता था, वो क्षेत्र कब्जा लिए। एक तरह से जर्मनी को आर्थिक रूप से तोड़ के रख दिया, खत्म करके रख दिया और उसके ऊपर मोटा भारी भरकम हर्जाना भी लगा दिया। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर का अंत इस प्रकार से हुआ। अब सीधी सी बात थी कि जो है जर्मनी जब हार गया तो जर्मनी के अंदर एक टीस रह गई, जर्मनी के अंदर एक दर्द रह गया कि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैं हार गया और मुझे इसका बदला लेना। और इसी के अंतर्गत जो है जर्मनी पुनः जो है अपनी तैयारी करता है, जर्मनी पुनः अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारता है और युद्ध के लिए पुनः तैयारी करता है। और इस कार्य के लिए जो है उसका जो नेता था एडोल्फ हिटलर, उसने द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी जो है पटकथा लिखी, पूरी तैयारी करी और पुनः जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर के उन सभी जो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रशिया इस वाले गुट के ऊपर आक्रमण किया। और यह जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ यह सन 1939 से लेकर 1944 तक चला। तो जिसके अंदर जो है जैसा मैंने कल पिछली क्लास में बताया था कि अमेरिका ने जापान को हरा दिया द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में और रूस ने जो है जर्मनी को हरा दिया। ये भी मैंने बताया था कि इस युद्ध के अंदर जो है अमेरिका और रूस जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध के लास्ट के अंदर जो है एंटर होते हैं और लास्ट के अंदर प्रवेश करके इन्होंने जो है एक तरह से ये कहें कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध को फाइनल टच दे दिया और जो है जर्मनी और जापान को खत्म कर दिया, हरा दिया। जापान के ऊपर जो द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ वो परमाणु युद्ध के रूप में हुआ, परमाणु बम के गिराने के द्वारा हुआ, जिसके अंदर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाला था, जिससे कि जापान नष्ट हो गया, जापान बर्बाद हो गया। और फिर जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने की घोषणा कर दी और उसके बाद जो है दुनिया को यह महसूस होने लगा कि अगर मान लिया ये परमाणु बमों का उपयोग अगर आगे भी होता है
तो इससे तो जो है पूरी मानव सभ्यता, मानव जाति ही खत्म हो सकती है, मानव जाति ही नष्ट हो सकती है। तो इसके लिए जो है आगे ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि यह आगे तीसरा विश्व युद्ध ना हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसकी स्थापना विश्व बिरादरी ने करी। विश्व के जो सभी देश थे, बड़े देश थे, उन्होंने ये निर्णय किया कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, या ये कहें दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, जिसका कि काम ही यह होगा कि दुनिया के अंदर शांति स्थापित की जाए, दुनिया के अंदर पुनः जो है देशों के बीच में लड़ाई ना हो, और कम से कम विश्व युद्ध जैसे ये घटनाएं तो कतई ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए तीसरे विश्व युद्ध को ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ भी बोलते हैं, उसकी स्थापना 1945 में की गई। इसके अलावा जो है यह भी जो है प्रावधान रखा गया कि यूरोप के इन देशों के लालच की वजह से ही यह जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। दुनिया के अंदर जो है अराजकता का माहौल पैदा हुआ, इतने लोग मर गए। पहले इनका लालच था, फिर दुश्मनी थी, इसने इतने लोगों को मरवा दिया। तो जो है यह तय किया गया कि जो है जितने भी यूरोप के देशों ने अन्य देशों को गुलाम बना रखा है, चाहे वे एशिया के भारत जैसे देश हों या अफ्रीका के देश हों, उन सभी देशों को आजाद किया जाए। और उसके बाद से यूरोप के इन देशों ने एशिया के देशों को और अफ्रीका के देशों को आजाद करने का काम कर दिया, और सन 1947 के अंदर भारत को भी आजाद कर दिया। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है देश के अंदर, विश्व के अंदर जो है शांति कायम हो सके, इसलिए जो है ये स्टेप्स उठाए गए और विश्व शांति कायम करने के प्रयास किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका, ये दोनों एक तरह से विजेता के रूप में उभरे। इन दोनों ने जो है जर्मनी और जापान को हरा करके अपने वर्चस्व कायम किया। इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। तो इन्होंने जो है यह सोचा कि जो है रूस जो है अपनी वर्चस्वता कायम रखना चाहता था, अमेरिका अपनी वर्चस्वता कायम रखना चाहता था। रूस कहता था कि रूस ये चाहता था कि जो है दुनिया का डॉन जो है मैं बनूं, दुनिया का जो है एक तरह से दुनिया की बादशाहत मेरी रहनी चाहिए, और जो है अमेरिका ये चाहता था कि दुनिया की बादशाहत मेरी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब जो है दुनिया का बॉस कौन, इस पृथ्वी का बॉस कौन। देखो बेटा, एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अर्थशास्त्र के अंदर, आप अर्थशास्त्र जानते होंगे, अर्थशास्त्र के केंद्र के अंदर धन रहता है, धन की बात होती है। मतलब अर्थशास्त्र यदि हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर केवल धन ही धन की बात होगी, पैसा 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 पैसा। तो अर्थशास्त्र के केंद्र के अंदर धन को ध्यान में रख के सारी बातें होती हैं, सारी पढ़ाई जो होती है वो एक तरह से धन के संदर्भ में होती है। इसी तरह से राजनीतिक शास्त्र के अंदर जो सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु रहता है, जिसको ध्यान में रखकर की सारी बातें होती हैं, वो होती है शक्ति को लेकर। शक्ति मतलब अधिकार, मतलब अधिकार। अधिकार शब्द के अंदर एक अपने आप में शक्ति है, एक ताकत है। मतलब जो है हर देश ये चाहता है कि वो ज्यादा अधिकारवान बने, ज्यादा शक्तिशाली बने, और इतना शक्तिशाली बने, इतना अधिकारवान बने कि सब उसका कहना माने, सब उसके अधिकार, सब उसके जो है आदेशों का पालन करें। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एक तरह से मानव का एक लक्षण है। सभी ये चाहते हैं कि मेरी बात माननी चाहिए। तो यह जो टेंडेंसी है, ये जो लक्षण है, ये एक मानव के गुण से शुरू होता है, और यह गुण जो है इतना ज्यादा प्रबल होता है कि यह गुण बढ़ते 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 मतलब अपने अधिकार को बढ़ाते बढ़ाते अपनी शक्ति इतनी ज्यादा करना चाहता है व्यक्ति की घर परिवार में भी चाहता है कि मेरी शक्ति सबसे ज्यादा रहे, सब मेरी बात माने, सब मेरी बात माने। जब घर के अंदर उसकी शक्ति बन जाती है तो कहता है घर का मुखिया मैं हूँ, घर के अंदर मेरी बात चलती है। जो है हर व्यक्ति जो है, छोटा बच्चा भी होगा वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, वो भी शक्तिमान बनना चाहता है। इसी तरह से गांव के अंदर भी यही होता है। हर गांव के अंदर भी जो है
शक्ति प्राप्ति के लिए, अधिकार प्राप्ति के लिए जो है लड़ाइयां चलती रहती है। मतलब गांव का प्रधान कौन बने, गांव का सरपंच कौन बने, तो उसके लिए भी मतलब है क्या, कोई धन थोड़ा मिल रहा है उसके अंदर मिल रहा है शक्ति यानी कि अधिकार। तो अधिकार को लेकर के, उस कुर्सी को लेकर के, उस प्रधान की कुर्सी या सरपंच की कुर्सी को लेकर के उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो है व्यक्ति जो है साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। इसी तरह से यही टेंडेंसी जब आगे बढ़ती है तो राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री के लिए लड़ाइयां चलती हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, मुझे ज्यादा अधिकार मिले, मुझे राजनीतिक अधिकार मिले, मुझे ज्यादा ताकत मिले। फिर आगे बढ़ते हैं तो यही चीज प्राइम मिनिस्टर को लेकर के आती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर रूपी अधिकार मिले, मैं देश के ऊपर राज करूं, सब मेरे अधिकार को माने। तो मतलब राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के प्रयास जो है हर व्यक्ति करता है। और जब यही चीज आगे विश्व के लेवल में जाती है तो हर देश ये चाहता है कि मैं ज्यादा जो है शक्तिशाली बनूं, मेरा कहना सब माने। हर देश की ये इच्छा रहती है कि मैं दुनिया का डॉन बनूं, मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 आदमी बनूं, मेरा देश जो है सबसे नंबर 1 बने। इसी को लेकर के सारी की सारी द्वंद्व चलता रहता है, सारी की सारी लड़ाई चलती रहती है। तो अच्छा, ये जो स्थिति है ये बदलती भी रहती है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई डॉन जो है जैसे मान लिया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में एक समय में इंग्लैंड जो है वो पूरी दुनिया का किंग था। मतलब पूरी दुनिया का राजा जो था द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड की एक तरह से एक राज चलता था, वर्चस्व चलता था। दुनिया के मैक्सिमम देशों पर इंग्लैंड का राज था, उसका आधिपत्य था, वो सर्वशक्तिमान था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थितियां बदली और जो है रूस और अमेरिका दोनों के दोनों जो है उस लड़ाई के अंदर जो है एंटर हो गए, प्रवेश कर गए कि जो है रूस कहे कि दुनिया का बॉस मैं, अमेरिका बोला दुनिया का बॉस मैं। तो उन दोनों देशों ने जो है उस कुर्सी को हथियाने के लिए, दुनिया पे बॉस बनने के लिए जो है युद्ध तो नहीं किया, क्योंकि दोनों युद्ध करते तो पता था दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें पता था कि जो है हम दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर कोई नया तीसरा देश जो है दुनिया का बॉस बन जाएगा। तो युद्ध तो नहीं करना चाहा उन्होंने, लेकिन एक डर जरूर उनको आपस में एक दूसरे से लगता था। तो वो दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, एक दूसरे के खिलाफ जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हथियार इकट्ठे करने लगे और जो है नुकसान पहुंचाने लगे। दोनों देश आपस में एक अपने जो है गुट बनाने लगे। रूस वाला अपने गुट बनाने लगा, अमेरिका वाला अपने गुट बनाने लगा। तो एक तरह से यह सारी की सारी स्थिति जो है उस दौरान चली, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, जो हमारा टॉपिक है। मतलब शीत युद्ध मतलब वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ, वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। वास्तव में क्या हुआ, एक युद्ध का माहौल हो गया। मतलब एक तरह से दुर्भावनाएं चली, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र चले, ठीक है। जो है गोला बारूद से लड़ाई नहीं हुई, बस एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रयास होते रहे। ये अपने आपस में गुटबंदी होती रही, खेमेबंदी होती रही। यह जो दौर था ये सन 1945 से लेकर के 1990 तक चला, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। जिसके अंदर एक हमेशा ये लगता रहा कि कहीं युद्ध ना हो जाए, कहीं युद्ध ना हो जाए। दोनों देशों, पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरे विश्व की बिरादरी के अंदर यह महसूस होने लगा कि कहीं इस दौरान जो है इन दोनों के बीच में इतनी तनातनी बढ़ जाती थी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जो है कहीं इन दोनों के बीच में युद्ध ना हो जाए। और जो है दुनिया इस बात से डरती थी कि जो है वापस से अगर इन दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच में युद्ध होता है तो जो है जो छोटे देश हैं वो भी जो है इस लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने गुट बना रखे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने अपने गुट बना रखे हैं। रूस ने भी अपना गुट बना रखा है, अमेरिका ने भी अपने गुट बना रखे। गुट बनाने से मतलब यह है कि अपने साथ जो है अन्य देशों को जोड़ लिया कि भाई अगर मेरी लड़ाई होगी तो तू भी मेरा साथ देना। जैसे मान लिया अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को अपने गुट में ले रखा, रूस ने जो है भारत को अपने गुट में ले रखा। मतलब अगर मान लिया रूस और अमेरिका के बीच में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान जो है अमेरिका को मदद करेगा उस युद्ध के अंदर, अपने जो है जहाज वगैरह देगा, अपने जो युद्धपोत हैं उनको देगा, अपने जो युद्ध के ठिकाने हैं उनको देगा। तो जो है अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बना लिया। तो रूस ने भी जो है उसी टक्कर के अंदर जो है भारत को अपना जो है मित्र बना लिया, भारत को जो है जोड़ लिया रूस ने कि जो है अगर मान लिया पाकिस्तान जो है अमेरिका का साथ देगा ऐसी हालत में, तो जो है भारत से जो है रूस जो है अपनी मदद लेकर के जो है अमेरिका को काउंटर करेगा।
तो इस तरह से जो है खेमेबाजी हो गई, मतलब गुट बनने लग गए। रूस और अमेरिका के बीच में दुनिया बट गई, कहने का मतलब ये है। मतलब रूस के ने अपने साथी देशों को जो है अपने गुट में शामिल कर लिया, अमेरिका ने एक तरह से अपने साथी देशों को जो है कार गुट बना लिया। तो ऐसी स्थिति में यदि रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है तो वह युद्ध जो है केवल मात्र रूस और अमेरिका के बीच में ही नहीं रहेगा, मतलब जो उन्होंने अपने मित्र बना रखे हैं वो भी उस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होंगे और उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो भी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि उनका उसके अमेरिका के साथ समझौता है, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ समझौता है, रूस का भारत के साथ समझौता है, तो जो है उनको मदद करनी पड़ेगी मित्र होने के नाते। तो ऐसे जो है जो यदि एक तरह से दुनिया जो है दो ध्रुवों में बट गई, दो गुटों में बट गई और युद्ध होता है तो वह युद्ध जो है दो रूस और अमेरिका के बीच में ही सीमित ना रह करके दो गुटों के बीच में युद्ध होगा और वो विश्व के दो गुट जो होंगे जब युद्ध लड़ेंगे तो फिर उसको जो है हम तीसरा विश्व युद्ध कहेंगे। तो ऐसी स्थिति जो है, ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हम जो है कह सकते हैं कि जो है ये पूरी 1945 से लेकर 1990 तक की स्थिति रही। इसको हम जो है शीत युद्ध के अंतर्गत इसलिए रखते हैं। तो इसी तरह से दुनिया का जो है संचालन होता है। यहाँ पर एक बात और मुख्य है कि रूस और अमेरिका के अंदर आपस में एक वैचारिक रूप से भी मतभेद है। वैचारिक रूप से मतलब विचारधारा को लेकर के भी मतभेद है। जैसे कि मतलब रूस के अंदर एक साम्यवादी व्यवस्था है और अमेरिका के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था है। साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है? साम्यवादी व्यवस्था का मतलब होता है एक तरह से सरकारीकरण, मतलब हर चीज सरकार के हाथ में, वहां पे प्राइवेट कंपनी नाम की कोई चीज नहीं। जैसे भारत है, भारत के अंदर तो क्या है कि जो है सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। भारत एक तरह से मिश्रित व्यवस्था है, भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर जो है सरकारी कंपनियां भी हैं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं। लेकिन रूस और अमेरिका के अंदर क्या है कि साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था है। रूस के अंदर साम्यवादी व्यवस्था है, मतलब हर चीज सरकारी, मतलब ट्रेन भी, अस्पताल भी, स्कूल भी, इसके अलावा जो है जितने भी आपके और जो दुकानें वगैरह भी हैं सामान की, ठीक है, मतलब हर चीज, एयरलाइन भी और ट्रैफिक वगैरह जो है सारा का सारा वो सब, बिजली भी, पानी भी, इसके अलावा अन्य सभी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, मतलब हर चीज जो बनाती है वहां की सरकार बनाती है। तो रूस के अंदर साम्यवादी व्यवस्था है, मतलब हर चीज समाज सरकार के कंट्रोल में है। जबकि अमेरिका के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था है, मतलब वहां पर जो है सरकार के हाथ में तो बहुत कम गिने चुने डिपार्टमेंट है। मैक्सिमम जो चीजें हैं वहां केवल पूंजीपति ही चलाते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। वहां अमेरिका में ट्रेन भी प्राइवेट है, बसें भी प्राइवेट हैं, बिजली पानी भी प्राइवेट है। इसके अलावा और जो जितनी भी चीजें हैं, फैक्ट्रियां, कल कारखाने जितने भी हैं, सब प्राइवेट कंपनियां हैं। मतलब बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ही एक तरह से देश का संचालन करते हैं और वो ही देश का चलाते हैं। सरकार के पास वहां बहुत कम चीजें हैं बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। मैक्सिमम चीजें वहां पर जो है उद्योगपति ही चलाते हैं। तो इसके अंदर क्या था कि अमेरिका कहता है कि भाई मेरी पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जिसके अंदर प्राइवेट जो है कंपनी वाली जो ये व्यवस्था है, यह जो है ज्यादा सुपर है। रूस कहता है नहीं, मेरी जो ये विचारधारा है जिसके अंदर सरकारी जो मैंने काम कर रखा है, सरकारी कंपनी के द्वारा जो मैं देश का संचालन कर रहा हूं, यह जो है ज्यादा सुपर है। तो इन दोनों के बीच में एक विचारधारा को लेकर के एक हमेशा जो है अपनी विचारधारा को ज्यादा ऊंचा बताना, ज्यादा बड़ा बताना, ये जो है इन दोनों के बीच में एक जो है टसल रहती है और अपनी अपनी विचारधारा जो है एक दूसरे के ऊपर थोपने का भी प्रयास करते हैं। ये कहता है नहीं हम ज्यादा बेहतर हैं, ये कहता है हम ज्यादा बेहतर हैं। तो इस तरह से जो है ये साम्यवादी और पूंजीवादी के बारे में है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है उस समय तक जापान ने ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने की घोषणा नहीं करी थी। जापान ने ये नहीं कहा था कि मैंने द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कर दिया है। अगर जापान ये घोषणा कर देता कि भाई मैंने द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कर दिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर शायद वो बम नहीं गिराता। लेकिन ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा जापान ने नहीं करी थी।
हाँ, ये जापान जब वो बम गिरा दिया उसके बाद जापान ये जरूर कहता है कि भाई मैं जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने वाला था, मेरे पे बम क्यों गिराया। इस तरह की जापान बात जरूर करता है कि भाई मैं तो जो है लास्ट में खत्म करना चाह रहा था, मैं तो जो है बिल्कुल एंड पर आ गया था, मेरा इरादा नहीं था आगे बढ़ाने का। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं था, तो अमेरिका को मौका मिल गया, उसको अपना परमाणु बम टेस्ट करना था। इससे एक बात यह भी थी कि उसने जो अपना परमाणु बम बनाया था उसको प्रयोग करके उसकी ताकत देखनी थी कि ये परमाणु बम जो मैंने बनाया है ये कितना ज्यादा विनाशकारी है। वो कैसे देखता, वो कैसे तो देखता, कहीं गिरा करके ही तो देखता बम को कि ये कितना नुकसानदायक पहुंचा सकता है। दुनिया ने पहली बार उस परमाणु बम का मंजर देखा था, तो उसमें अमेरिका को अपना परमाणु बम का टेस्ट करना था और उसको मौका मिल गया। जापान ने घोषणा करी नहीं थी विश्व युद्ध खत्म करने की, तो उसने अपना हथियार चला दिया उसने। ऐसे है। ठीक है बेटा, इस वीडियो को देख लेना और कुछ प्रॉब्लम हो तो आगे पूछ लेना। तो आज मैंने तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत मोटा मोटा बता दिया। आगे जो है ये जो किताब के अंदर जो है चलेगा हमारे इसी से रिलेटेड, शीत युद्ध से रिलेटेड जो घटनाक्रम है उसी को हम लेकर के आगे चलेंगे, इसमें बात करेंगे। अभी तक मैंने एक आपको जो है विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बारे में मोटी मोटी बेसिक जानकारी दी है। अब आगे हम किताब को लेकर के चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जो है कल रखते हैं हम, और इस वीडियो को मैं पोस्ट कर दूंगा, आप खुद भी देख लें और अपने साथियों को भी दिखा दें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें जोड़ने का प्रयास करें। अपने साथियों से कहें कि इसमें जुड़ें, और आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे अर्चना यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर आप प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, तो आप अपनी जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वेरीज भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। किसी को और कुछ पूछना हो तो जो है पूछ सकता है। टाइम खत्म होने वाला है वैसे। चलो